हेलो मित्रों, मैं अर्जुन। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास आपकी देखी हुई है, जो आपके बायो में हमने आपका एक टॉपिक बताया हुआ था, क्लास 12 आपका जो सीरीज चल रही है इसमें आपको हमने नर जनन तंत्र का एक डायग्राम समेत आपका टॉपिक पिछला आपका जो रहा उसमें हमने बताया। और वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो अगर आपको उसमें कुछ मिस्टेक लगती हो या कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उसमें ऐड नहीं हो पाए तो उसके बारे में आप हमें कमेंट में इसमें बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो टॉपिक अगला आपको चाहिए हो या उसके बारे में जिसके बारे में मैंने बताया था, आपको कोई भी टॉपिक अगर जैसे पढ़ना है तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो उसी इससे रिलेटेड आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। कल हमने नर जनन तंत्र पढ़ा हुआ था, आज आपका मादा जनन तंत्र है। बिल्कुल वही आपकी सिंपल लैंग्वेज रहेगी। पहले डायग्राम के बारे में समझेंगे, फिर उसके जो हमने आपको तरीके से बताए थे, जिस तरीके से आपका ये नर जनन तंत्र था बिल्कुल सेम उसी तरीके से कुछ आपके इसमें पॉइंट मिलेंगे। कुछ परिभाषाएं थोड़ी सी चेंज होंगी क्योंकि ये आपका मादा जनन तंत्र है, वो आपका नर जनन तंत्र था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपके उसमें भी ये भी 3 भागों में बटा होता है। इसमें भी आपके जो है मुख्य जनन अंग, सहायक जनन अंग और आपकी सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो आइए पहले आपके चित्र पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर। इन छोटी छोटी परिभाषाओं को परिभाषित करेंगे, कैसे लिखना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम के बारे में समझते हैं, फिर बताते हैं। इसमें ये थोड़ा आसान होता है, डायग्राम बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो नर जनन तंत्र हाँ हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आया आपको, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और हाँ प्रैक्टिस जरूर कर लें उसमें, क्योंकि आपका इनमें इसमें से कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिलता है आपको उसमें आपके बोर्ड के एग्जाम में। हालांकि अथवा में मिलेगा, अगर आपको ये आता तो ये करें, नहीं तो आपको अथवा वाला क्वेश्चन आता है तो वो कर सकते हैं। आइए तो थोड़ा सा आपके डायग्राम के बारे में बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए आप आपकी बुक में आपने देखा होगा, ये मॉडल में भी आपके डायग्राम बना हुआ है। ये जो है आपका मादा जनन तंत्र का चित्र है। ठीक है, मादा जनन तंत्र का चित्र है। तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचित हो जाए क्या कि ये पूरा डायग्राम देखें, इसमें बनाना आसान है। सिंपली आपकी जो है लाइनें खींचेंगे, उसमें बस जो चीजें थोड़ी दी गई उनको आसानी से दिखाना है, उसको अच्छे से दिखाना है बस। तो देखिए शुरुआत करते हैं आपकी इधर से। ये वजाइना, ये जो भाग दिखता है इसको बोलते हैं वजाइना या योनि जिसको बोला जाता है। ठीक है, यही जो है वजाइना का एक आंतरिक भाग, ये जो डॉट 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 करके आपको दिख रहा है इसको अंतः स्तर बोलते हैं। और इधर इसके डॉट डॉट के बाद में जो ये हल्का सामने जो है आपका लाइनिंग करके जो भाग दिखाया हुआ है उसको मध्य स्तर बोला जाता है। क्या? वजाइना। वजाइना के पास जो भाग है आपका वो रहेगा अंतः स्तर, उसके बाद ये मध्य स्तर। ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये जो है वजाइना के ऊपर ये वाला भाग जो होता है इसी को बोलते हैं गर्भाशय, जहां पर आपका जो है भ्रूण तैयार होता है। निषेचन की क्रिया के बाद जो है भ्रूण यहाँ पर ही जाकर के प्रारंभ होता है, यहाँ पर ही इसका पोषण वोषण होता है। प्लेसेंटा जिसको अपरा बोलते हैं उसे संबंधित होकर के वो यहीं पर जो है इसी भाग में आपका जो है इसको गर्भाशय बोलते हैं, यहीं पर इसका पालन पोषण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब आगे देखेंगे, इसमें ये वाला जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये गोला टाइप का दिख रहा है, इधर इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय या इसी को बोलते हैं, इसको हाँ इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाँ, ये जो अंडाशय है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ये जो अंडाशय है ये वाला और ये वाला ये गोल वाला भाग जो है इसको अंडाशय ओवरी बोला जाता है, इसको इंग्लिश में ओवरी भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, ये आपका हो गया अंडाशय। उसके बाद ये जो आपको संरचना दिख रही है झालर टाइप की, तो यही वही संरचना जैसी दिख रही है उसी का नाम रख दिया कि झालरदार कीप। झालरदार कीप जो आपके अंडाशय से संबंधित होती है। ठीक है, ये झालरदार कीप के अंतर्गत अगर इस वाले भाग में देखें हमने, ये डॉट डॉट के आपको एक थोड़ा सा ये गोला गोला ये भाग दिखाया हुआ है। ठीक, ये श्रावित अंड है। ये क्या है? श्रावित अंड है, ये डॉट 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 करके दिखाया हुआ है। ठीक, इसके बाद ये जो ये घुमा हुआ भाग दिख रहा है इसको, ये वाला आपका इसको बोलते हैं तुम्बिका। ठीक है, इसको बोलते हैं तुम्बिका। और तुम्बिका से ही संबंधित आपका ये वाला भाग जो होता है ये पूरा इधर से यहां तक का, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर इसी को ही आपका बोला जाता है अंडवाहिनी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी। हाँ, इसको ही बोला जाएगा आपका अंडवाहिनी। ठीक है, अब आप इस डायग्राम
को देखें, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें डायग्राम का ले सकते हैं। हालांकि आपको आपके मॉडल अटल पेपर में बना हुआ आपको बाकायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक, ये हो गई आपकी अंडवाहिनी। ठीक, तो इसमें जो आपके पॉइंट लिखे हुए हैं उन सभी को जो है आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, ये क्या क्या शब्द रहेंगे, इसमें क्या क्या आपके टॉपिक हैं, तो उसको एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए सुनिए क्या, वजाइना, वजाइना के पास में जो भाग है उसका अंतःस्तर भाग कहलाता है, और अंतःस्तर की जो बाहर का भाग है उसको बोलते हैं मध्य स्तर। ठीक है, और ये जो गोल वाली संरचना है इसको अंडाशय, ओवरी बोला जाता है जिसको। ठीक है, और ये आपका स्रावित अंड है, ये जो डॉट 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 करके दिख रहा है यहाँ पे स्रावित अंग। और ये झालरदार संरचना जो दिख रही है इधर आपकी, जो झालरदार संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं आपका झालरदार कीप। ठीक है, और ये आपका गर्भाशय रहता है। ये फ्लोपियन ट्यूब जिसको जो है अंडवाहिनी भी बोला जाता है, ये आपकी होती है तुम्बिका, ये होती है तुम्बिका। बस ये आपको जब आप इसका चित्र बनाएंगे तो आपको ये इसका नामांकन करना होगा, ये आपका नामांकित चित्र है पूरा। ठीक है, इसके साथ साथ अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो है कितने भागों में होता है, और इसके साथ साथ इन भागों में जो आपको पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने आपको बताया 3 भाग होते हैं। देखिए ये क्या 3 भागों में बटा होता है इसमें क्या, एक तो मुख्य जनन अंग, एक होता है आपका मुख्य जनन अंग, दूसरा होता है आपका सहायक जनन अंग, तीसरा होता है सहायक ग्रंथियां। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। तो जिस तरीके से आपने नर जनन तंत्र में मुख्य जनन तंत्र के अंतर्गत ब्रशर पढ़ा हुआ था, टेस्टिस पढ़ा हुआ था, उसी तरीके से आप इसमें पढ़ने वाले अंडाशय अर्थात ओवरी, अंडाशय और ओवरी मुख्य जनन तंत्र में एक ही पार्ट पढ़ेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा इसमें भी आपको, उसमें भी एक ही पॉइंट मिलेगा मुख्य जनन तंत्र में। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपने सहायक जनन अंग पढ़े हुए थे, जैसे उसमें पढ़े हुए थे, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे आपके। ठीक है, जो नर जनन तंत्र के थे, लेकिन इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। फ्लोपियन ट्यूब, ये जो बताया हुआ है फ्लोपियन ट्यूब, गर्भाशय ये जो आपको बोला हुआ था। उसके बाद वजाइना पढ़ेंगे और वल्वा पढ़ेंगे, वजाइना और वल्वा। वल्वा वजाइना आपका यही आपका जो बताया योनि, और जो है वल्वा इसको वंग बोला जाता है, हिंदी में वंग बोलते हैं वल्वा को। तो ये पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं सहायक जनन अंग के अंतर्गत। और अगर सहायक ग्रंथियों की बात करें तो आप इसमें 2 ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी, वार्थोलिन एंड आपकी रहने वाली स्तन ग्रंथि। ठीक है, वार्थोलिन और स्तन ग्रंथियां। ठीक है, स्तन ग्रंथि, ये 2 ग्रंथियां आप इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे आप क्या, जो आपने नर जनन तंत्र का पढ़ा हुआ है ना, उसमें आपकी 3 ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां 3 होती हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें आपको मिलेंगी 3 ग्रंथियां। कौन कौन सी थी, एक तो आपकी काउपर्स ग्रंथि इसको बोला गया। ठीक, एक प्रोटेस्ट ग्रंथि थी आपकी, और एक आपकी पीरिथीनियल ग्रंथि थी। ठीक है, एक आपकी थी पीरिथीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, पीरिथीनियल ग्रंथि जो आपकी थी पीरिथियम। ठीक है, तो आपकी ये 3 ग्रंथियां रहेंगी इसमें पीरिथीनियल, ये नाम सही से नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम पढ़ा हुआ है आपने पीरिथीनियल ग्रंथि उसका। ठीक है, ये 3 ग्रंथियां आपने उसमें पढ़ी हुई थी। ठीक, इसके साथ में ये आपके ये जो है इसकी बेसिक सी जानकारी होगी क्या, 3 भाग रहने वाले आपके भाई, इस तरीके से नर जनन तंत्र में, वैसे ही आपके मादा जनन तंत्र में आपके कौन कौन से, मुख्य जनन अंग और सहायक जनन अंग, और इसके साथ साथ ग्रंथियां। आइए तो पहले आपकी अंडाशय ओवरी पे बात करते हैं, उसके बाद आगे आपके टॉपिक पे बात करेंगे, और धीरे से आपने जैसे हमने पिछले वाले वीडियोस में आपको बताया हुआ था परिभाषा, वैसे ही इस पर भी बात करने वाले हैं। तो आइए इसको एक बार रब करते हैं और आगे बताते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाऊं। हाँ जी, हाँ, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो हम इसको नोट करते हैं, आपका अंडाशय के बारे में बताते हैं, उसके बाद आगे नोट करेंगे इस पे। ठीक है, तो देखेंगे ओवरी को, अंडाशय को। तो देखिए इसको क्या परिभाषित करेंगे, ओवरी अंडाशय, जो ये देख रहे हैं ना, ये अंडाशय, ये वाला भाग, इसी को परिभाषित करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा बात, इसमें देखेंगे क्या, इनकी संख्या कितनी दिख रही है, 2। इनकी संख्या कितनी है, 2 संख्या है आपकी, एक इस साइड दिख रहा है, एक इस साइड दिख रहा है आपका। ठीक है, तो यही लिखेंगे क्या, इसकी परिभाषा लिखेंगे, ये एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये एक जोड़ी होते हैं। इसके साथ साथ लिखेंगे क्या, ये गर्भाशयों के, गर्भाशय ये वाला जो भाग है यही तो गर्भाशय है ना आपका, तो ये गर्भाशय के दोनों ओर, गर्भाशय के दोनों ओर और फ्लोपियन ट्यूब के नीचे स्थित होते हैं।
क्या, गर्भाशय के दोनों ओर और फ्लोपियन ट्यूब के नीचे स्थित होते हैं। और कह रहा है कि क्या, इसमें देखेंगे क्या, फ्लोपियन ट्यूब के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे क्या, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, जोड़ी होती है। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं, दोनों ओर स्थित होते हैं, या यहीं से ऐसे लिखेंगे, गर्भाशय के दोनों ओर कॉमा, गर्भाशय के दोनों ओर कॉमा क्या लिखेंगे, फ्लोपियन ट्यूब के नीचे, क्या लिखेंगे, फ्लोपियन, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है इसी को अंडवाहिनी भी बोलते हैं। तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं क्या, अंडवाहिनी के नीचे स्थित होते हैं, अंडवाहिनी के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे क्या, प्रत्येक ओवरी जो है ओवरियन, प्रत्येक ओवरी जो है ओवरियन लिगमेंट, जिसको हिंदी में अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय अंडवाहिनी के स्नेहो लिखा होता है, स्नेहो शब्द होता है, लेकिन आप इसी में लिखें क्या, प्रत्येक ओवरी, प्रत्येक ओवरी ओवरियन, ओवरियन लिगमेंट द्वारा गर्भाशय, गर्भाशय और ओवरियन, ओवरियन फिम्बरी, फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी, ओवरियन फिम्बरी द्वारा फ्लोपियन ट्यूब से जुड़े रहते हैं। क्या, फेलोपियन ट्यूब से जुड़े रहते हैं। क्या है, ध्यान देखेंगे इसमें क्या, ओवरी जो है, प्रत्येक ओवरी जो होती है, प्रत्येक अंडाशय जो होता है वो ओवरियन लिगमेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है, ओवरियन लिगमेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है, और ओवरियन फिम्बरी द्वारा जो है फ्लोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने नर जनन तंत्र में पढ़ा हुआ था, उसमें आपकी जो है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती थी, इसमें आपको मिलेगी कि आपकी जो है ग्राफियन पुटिकाएं पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, और जो ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं उनसे आपका एक हार्मोन स्रावित होता है, जिस तरीके से आपका उधर एक हार्मोन स्रावित होता था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन यहां पर जो हार्मोन होगा उसका नाम रहने वाला है क्या, प्रोस्टेस्टेरोन। ठीक है, प्रोस्टेस्टेरोन। तो इसे देखिए, लिखेंगे इसका क्या, इसमें ग्राफियन, इसमें ग्राफियन पुटिकाएं, पुटिकाएं होती हैं जो अंडाणु, जो अंडाणु का निर्माण और जो अंडाणु का निर्माण और एक हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, जो अंडाणु का निर्माण और एक हार्मोन स्रावित करती हैं, उस हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो यहां लिखेंगे, और एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है। ठीक है, तो यहां पर आपकी रहने वाली है ग्राफियन पुटिकाएं, उधर आपकी थी लीडिंग कोशिकाएं, एक हार्मोन का स्रावित कर रहा है, श्रावण कर रही थी वो भी, और एक हार्मोन का श्रावण करेंगी ये भी। ठीक है, तो वो श्रावण कर रही थी लीडिंग कोशिकाएं किसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, लेकिन ये वाली किसको श्रावित करेंगी, आपकी आपका श्रावित करेंगे हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को श्रावित करेंगे।
तो ये आपकी रही ओवरी की परिभाषा, अंडाशय की परिभाषा। ठीक है, ये क्या होगा, आपकी एक जोड़ी संख्या होती है और ये गर्भाशय की दोनों ओर स्थित होती है, और ये एक जो है प्रत्येक ओवरी जो प्रत्येक अंडाशय जो होता है वो ओवरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है, और ओवरियन फिम्बरी द्वारा जो है फ्लोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। इसके साथ साथ लिखेंगे क्या कि इसमें जो है ये ग्राफीन पुटकाएं होती हैं जो एक हार्मोन का स्रावन करती हैं, जो हार्मोन आपका रहता है प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन स्रावन करती है प्रोजेस्टेरॉन। जिस तरीके से उधर जो है जनन क्षमता को बढ़ाता था, ये भी आपका उसी तरीके से हार्मोन जनन क्षमता से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल परिभाषा हुई आपकी ओवरी की। तो आप चाहें इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपका अगला टॉपिक आप पहुंचते हैं जो आपकी सहायक जनन अंग है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। अब हम पहुंचते हैं आपका सहायक जनन अंग में, उनमें एक एक टॉपिक की परिभाषा डालेंगे और बाकायदा आपको इसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आइए इसको एक बार उसकी जो है आपका सहायक जनन अंग की परिभाषा डालते हैं, टॉपिक डालते हैं उसका। हाँ, तो आपकी हेडिंग हो गई इसमें सहायक जनन अंग में। हमने पहली हेडिंग आपकी डाली हुई क्या, फ्लोपियन ट्यूब, या इसी को बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी जो ये वाला आपका भाग रहा है, ये फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, यही वाला, ये एक इधर है एक इधर होगा, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। तो ये भी क्या होगा, एक जोड़ी होती है। ठीक है, एक जोड़ी होती है, तो आप इसे लिखेंगे क्या, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, जोड़ी होती है। ये कुंडलित कैसी होती है, कुंडलित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये कैसा होती है, कुंडलित कोशिकाएं होती हैं। देखिए ये कुंडलित नलिकाएं होती हैं, ये कुंडलित नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, ये होती हैं लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ये बायोकोस्टिका कौमा तुम्बिका, ये बायोकोस्टिका कौमा तुम्बिका कौमा संकीर्ण पथ में विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। क्या है, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, ये कुंडलित नलिकाएं होती हैं, और ये बायोकोस्टिका कौमा तुम्बिका कौमा संकीर्ण पथ जो होता है उसमें विभाजित होती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं इनके नीचे एक पेशीय कोशिकाएं पाई जाती है जो एक झालर नुमा होती है, जिसको बोला जाता है झालरदार की। तो ये लिखेंगे इसके नीचे एक झालरदार संरचना, झालरदार कीप कहलाती है, कीप कहलाती है। तो ये आपकी परिभाषा होगी फ्लोपियन ट्यूब की। क्या, एक जोड़ी संख्या होती है और ये कुंडलित नलिकाएं होती हैं, और ये नलिकाएं जो होती हैं, ये जो आपकी फ्लोपियन ट्यूब है वो बायोकोस्टिका तुम्बिका और संकीर्ण पथ में विभाजित होती हैं, और इनके नीचे एक झालरदार ये संरचना होती है जिसको झालरदार कीप बोला जाता है, झालरदार कीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी फ्लोपियन ट्यूब की। थोड़ा राइटिंग का इशू आ रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं साथ में, तो आप उसको सुनते रहें, उससे अगर नोट कर रहे हैं तो उससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखने में थोड़ा सा राइटिंग खराब है इस वजह से, लेकिन मैं बोल रहा हूं साथ में, आप उसको दें। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब आपकी अगली हेडिंग डालते हैं सहायक जनन अंग की, जो हमने आपको बताई थी उसमें। तो आइए उस पर डालते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग डालते हैं और पहुंचते हैं उस पर। हाँ, तो देखिए आपकी गर्भाशय अगली हेडिंग हो जाएगी सहायक जनन अंग के अंतर्गत। ठीक, तो देखेंगे इसमें लिखेंगे गर्भाशय के बारे में, देखेंगे जो हमने आपको बताया गर्भाशय ही है, तो ये ध्यान रखेंगे यार, ये वजाइना
और इसी के यहाँ पर आपको पीछे की साइड मिलेगा मूत्र मार्ग। ठीक है, ठीक, तो वहां लिखेंगे क्या, ये मूत्र मार्ग के पीछे स्थित होती है, ये मूत्र मार्ग के पीछे स्थित होती है। तो यहां लिखेंगे ये मूत्र मार्ग मार्ग लिखना है। ठीक है, मार्ग के पीछे स्थित होता है। ये क्या है, मूत्र मार्ग के पीछे स्थित होता है। जो उल्टे नाशपाती के जैसा दिखता है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं जो उल्टे नाशपाती के जैसी संरचना होती है, उल्टे नाशपाती के जैसी संरचना होती है। ठीक है, और इसके आगे एक लाइन और लिखेंगे इसमें क्या कि मैं तब तक थोड़ा इंक इसमें डालता हूं। देखिए, आपका ये वाला टॉपिक और जो आपने कल वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो इसको जो है आप थोड़ा बहुत गहनता के साथ अच्छे से देख लें, और इसके साथ साथ आप अपने मॉडल या बुक से जो भी आपने तैयार किया हो उससे भी कुछ चीजें इसमें नोट करते रहें, जिससे आपको क्या हो, कोई समस्या ना आए। और हाँ, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो तो आप उसको भी हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ये जो है, ये लिगमेंट द्वारा उदर से जुड़ा रहता है। ये क्या होता है, ये लिगमेंट द्वारा उदर से जुड़ा रहता है। इसमें ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली होती है। ठीक है, श्लेष्मिका झिल्ली होती है। ठीक है, श्लेष्मिका झिल्ली होती है, और इस श्लेष्मा झिल्ली को एंडोमेट्रियम बोला जाता है। तो यहां लिख सकेंगे श्लेष्मा झिल्ली होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपरा जो है भ्रूण से जुड़ी रहती है, या फिर ऐसे इसमें लिखेंगे क्या, इसमें भ्रूण अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। क्या, भ्रूण अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसमें एक लाइन आप और लिख सकते हैं क्या, भ्रूण अपरा से संबंधित होता है, भ्रूण अपरा से संबंधित होता है। तो ये होगी आपकी परिभाषा, क्या, ये मूत्र मार्ग के पीछे स्थित होता है, और जो उल्टे नाशपाती की जैसी संरचना होती है, और लिगमेंट द्वारा ये उदर से जुड़ा रहता है, और इसमें जो है ल्यूमेन श्लेष्मिका पाई जाती है, जिसको जो है हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियम झिल्ली बोलते हैं, एंडोमेट्रियम कहा जाता है। और इसी में जो है आपका भ्रूण होता है, जिसमें जो भ्रूण होता है वो आपका अपरा से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपकी गर्भाशय की परिभाषा हुई। और आप भी अगली हेडिंग डालते हैं सहायक जनन अंग के अंतर्गत। तो आइए उस हेडिंग को पहले डालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, वजाइना जिसे योनि बोला जाता है। ठीक है, उसको देखेंगे क्या है, जो ये वाला भाग है आपका, ये लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है, ये वाला जो बीच में भाग है इसमें। ठीक, तो इसमें क्या है, इसको परिभाषित करना, लिखना है। ये क्या है, वजाइना एक पेशीय संरचना होती है। क्या लिखेंगे, ये एक पेशीय संरचना होती है जो पेनिस से स्पर्म को ग्रहण करती है, पेनिस से स्पर्म को ग्रहण
करती है और शिशु जन्म के समय शिशु जन्म के समय जन्म नाल का कार्य करती है। ठीक, तो ये हो गई आपकी वजाइना। क्या ये एक पेशीय संरचना होती है जो है आपके पेनिस से सेशन से जो है आपका स्पर्म होता है, स्पर्म को ग्रहण करती है और उसके साथ साथ जो है शिशु जन्म के समय से आपकी जो है जन्म नाल का भी कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि गर्भाशय से जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु जो है इसी मार्ग से बाहर आता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी वजाइना। एक लास्ट पॉइंट आपके सहायक जनन अंग में आपका होने वाला है, जिसे हमने आपको बल्बा लिखाया था या जिसको भंग बोला जाता है। तो आइए उसको डालते हैं और बताते हैं उसके बारे में। देखिए इसको क्या, इसमें क्या है, जो आपके वजाइना के जो बाह्य जनन अंग होते हैं उसको सामूहिक उसका जो सामूहिक रूप होता है उसको भंग बोला जाता है। ठीक है, क्या तो इसमें लिखेंगे क्या, बाह्य जनन अंग को सामूहिक रूप भंग कहलाता है। ये शिशन के समान संवेदनशील होता है। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा। देखिए क्या, ये बाह्य जनन अंग को जो सामूहिक रूप होता है उसको जो है आपका भंग बोला जाता है। ये एक उत्तेजक अंग होता है जो उत्तेजना उत्पन्न करता है। जिस तरीके से शिशन में जो है उत्तेजक अंग आपका होता है, संवेदनशील एक अंग होता है, उसी को बोला जाता है। ये आपका भंग। ठीक है, तो ये आपका भंग या बल्बा जिसको बोलते हैं, ये कंप्लीट हुआ। अब आपके इसी के साथ साथ जो सहायक जनन अंग थे और उसके साथ साथ मुख्य जनन अंग, आपका मुख्य जनन अंग में आपने जो है अंडाशय को पढ़ा, उसके बाद आपने जो है सहायक जनन अंग में पहले फैलोपियन ट्यूब को, फिर उसके बाद गर्भाशय को, फिर उसके बाद आपके वजाइना को, फिर आपकी ये वल्वा को। तो आपके सहायक जनन अंग कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आपके बनते हैं इसमें क्या, सहायक ग्रंथियां। तो आइए आप एक ही बार में हम दोनों ग्रंथियों को पहले लिख देते हैं, फिर आपको बताएंगे उसमें उनके कार्य क्या होते हैं और इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक इसके बारे में पूरा आपको बताते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ा हुआ है इस वीडियो में, फिर उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, आइए तो पहले हम दोनों को नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तो आपकी सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत आपकी दोनों ग्रंथियां नोट कर रखी हैं इसमें। देखिए पहले इसको देख ले, सुन ले। देखो बर्बो जो आपकी बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि, दो आप पढ़ेंगे जब भी आप मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तब। ठीक है, दो ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो बार्थोलिन ग्रंथि को परिभाषित करना कैसे, क्या एक जोड़ी होती है। बार्थोलिन ग्रंथि जो है एक जोड़ी होती है। अगर ये पूछा जाए कहाँ स्थित होती है, तो आपकी वजाइना और गुदा के बीच में स्थित होती है बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक, और ये क्या करती है, एक चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करती है। जिस तरीके से आपने उधर पढ़ा हुआ था आपकी प्रोटेस्ट ग्रंथि में जो श्रावण हो रहा था, वही चीज इसमें भी है, वही सेम बिल्कुल। ठीक, ये आपकी बार्थोलिन ग्रंथि हुई। ठीक, और इसके बाद आपकी दूसरी स्तन ग्रंथि। ये स्तन ग्रंथि क्या होती है कि ये वक्ष में स्थित होती है, एक जोड़ी होती है संख्या, इसको उल्टा जो है स्तन ग्रंथि, जिनसे जो है दुग्ध का स्रावण होता है। ठीक है, वो स्तन ग्रंथियां होती है। ये मादा में, ये भाग जो है मादा में उपस्थित होते हैं, नर में ये भाग जो है होते हैं लेकिन उसमें सक्रिय नहीं होते हैं। मादा भाग में ये भाग सक्रिय होते हैं, जबकि नर में ये भाग सक्रिय नहीं होते, ये ग्रंथि जो है सक्रिय नहीं होती। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे परिभाषित करेंगे। इनकी एक जोड़ी होती है जो बच्च गुहा को बोलते हैं, जो आपका ये जो कंकाल वाला भाग होता है वो। ठीक है, बच्च गुहा के अधर तल पर स्थित होती है, जो दुग्ध का स्रावण करती हैं। बच्च गुहा के अधर तल पर स्थित होती है, अधर का मतलब क्या, ऊपरी स्तर पर स्थित होती हैं और उसके साथ जो ये क्या, दुग्ध का श्रावण करती हैं। इसके साथ साथ इसमें लिखेंगे क्या, इसमें 15 से 20 पालियां होती हैं।
ठीक है, 15 से 20 पालियां होती हैं और इन पालियों से ही दुग्ध का श्रावण होता है, इन पालियों से ही दुग्ध का श्रावण होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक, आपका ग्रंथियां थी दोनों आपकी, बार्थोलिन और स्तन ग्रंथियां। इसी तरीके से दोनों ग्रंथियों को ध्यान रखेंगे। उधर दो आपकी 3 ग्रंथियां थी, एक बार बोलते हैं उनको, देखो कौन कौन सी ग्रंथियां होती। आपकी एक प्रोटेस्ट ग्रंथि थी, ठीक, उसके साथ साथ आपकी एक का आपकी एक प्रोटेस्ट ग्रंथि थी और आपकी एक काउपर्स ग्रंथि थी और एक पेरिथीनियल ग्रंथि थी। कौन सी? पेरिथीनियल ग्रंथि थी। तो ये 3 ग्रंथियां उधर थी और इधर आपकी 2 ग्रंथियां बार्थोलिन और स्तन ग्रंथि। ठीक, इसके साथ साथ स्तन ग्रंथि पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक निप्पल भाग और एक एरियोला, एरियोला, ठीक, एरियोला भाग होता है। ठीक है, निप्पल क्या होता है? निप्पल एक उभरा हुआ जो भाग होता है, जो आपके जो स्तन ग्रंथियों में उभरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं निप्पल। ठीक है, और उसके आसपास का एक कुछ थोड़ा सा भाग होता है जिसका जो है आपको कलर अलग मिलेगा, उसको बोलते हैं ओरिएला। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं यहां से। टोटल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज का टॉपिक आपका नर जनन तंत्र, जो आपका कल का टॉपिक, और आज का टॉपिक आपका ये मादा जनन तंत्र। इसमें आपने पहले वही मुख्य भाग पढ़े हुए, इसके 3 भाग होते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो हमने बताया मुख्य भाग के अंतर्गत आप अंडाशय को पढ़ते हैं, ओवरी को पढ़ते हैं, और उसके बाद सहायक जनन अंग में आपको फ्लोपियन ट्यूब है, गर्भाशय है और वजाइना है, वल्वा है, इनको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ सहायक ग्रंथियों में आपको 2 ग्रंथियां बार्थोलिन और स्तन ग्रंथियां पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, एक बार चित्र को फिर से देखेंगे, समझ लेंगे। एक बार फिर से हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको, इसको फिर से ही देखें ताकि जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए क्या है कि जो ये आपके जो गोल भाग दिख रहे हैं इनको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय या ओवरी इनको जिसको बोला जाता है। और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला, और जो अंदर का भाग ये दिख रहा है, यहां तक का ये जो भाग है इसको बोलते हैं वजाइना। और ये ऊपर का जो भाग है, ये वाला ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय। इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और ये संरचना दोनों तरफ जो दिख रही है, ठीक है, ये जोड़ी के रूप में स्थित होती है। फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, या इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। ठीक, और ये वाला भाग, ये जो कोने आपको ये इस तरह घूमी हुई संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं तुम्बिका, तुम्बिका। ठीक है, और ये जो संरचना अभी निर्मित हो रही है इसको स्रावित अंड बोला जाता है। ठीक, और ये जो डॉट 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 करके हमने दिखाया काले कलर से पेन, ये जो हमने लाइनिंग करके दिखाया इसको बोलते हैं मध्य स्तर। ठीक है, और ये डॉट डॉट जो आपका लिखा हुआ है ब्लू कलर से, वो आपका अंतः स्तर होता है। ठीक, और ये जो संरचना, ये झालरदार संरचना दिख रही है, इसी को झालरदार कीप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? झालरदार कीप बोलते हैं। तो आपका ये टॉपिक आज का है। उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक में चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपका इससे क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को देखें और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ मिस्टेक्स रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें और उनसे बोलें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर टॉपिक अच्छा लगता है आपको तो आप इसमें कमेंट में जो है टॉपिक के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, और अगर नया कोई टॉपिक चाहिए आपको, दूसरा कोई टॉपिक चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख करके आप कमेंट करें तो मैं उस पर भी आपका वीडियो एक बना सकता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलिए, धन्यवाद, और आपको नया वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा नर जनन तंत्र, तो उसे भी देखें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।